आगे बढ़ेंगे। कानपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ प्रयाग गेस्ट हाउस में आग लगने की खबर मिल रही है। गेस्ट हाउस के ऑफिस में भीषण आग लगने की खबर आ रही है। फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दे दी गई है और रावतपुर के शारदा नगर में है ये गेस्ट हाउस, प्रयाग गेस्ट हाउस नाम इसका। उसमें आग लगने की खबर, भीषण आग की खबर। फायर ब्रिगेड को सूचित कर दिया गया है इस अग्निकांड के बारे में। यह गेस्ट हाउस मौजूद है रावतपुर के शारदा नगर में। कानपुर से बड़ी खबर। ये देखिए आप तस्वीरें इस अग्निकांड की। ये प्रयाग गेस्ट हाउस को आप धू-धू करके जलता हुआ देख रहे हैं और ये कानपुर से खबर आ रही है। रावतपुर इलाके में है ये गेस्ट हाउस। आप देखिए कैसे धू-धू करके जल रहा है। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया है और जबकि ये तस्वीरें हैं, ये देखिए आप, तब वहां पर जो भी उपलब्ध साधन थे उससे उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कानपुर के रावतपुर में प्रयाग गेस्ट हाउस को जो आग लगी है उसमें उसको बुझाने का प्रयास जारी। फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया है। धू-धू करके जलते हुए गेस्ट हाउस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। कानपुर से खबर है रावतपुर से, और रावतपुर के शारदा नगर में है ये गेस्ट हाउस। जो आउटलेट्स हैं इस गेस्ट हाउस के धू-धू करके जलते हुए और उसके बाद देखिए बुझाने के प्रयास। तो ये कानपुर के रावतपुर की तस्वीरें हैं। जलता हुई जो बिल्डिंग है वो प्रयाग गेस्ट हाउस की है और इसे अब बुझाया जा रहा है इस आग को। काला धुआं धू-धू करके जलते हुए इस गेस्ट हाउस से उठता हुआ। प्रयाग गेस्ट हाउस को धू-धू करके जलता हुआ आप देख रहे हैं। हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी फोन लाइन पर है। रतीश, और ज्यादा जानकारी दें इस अग्निकांड के बारे में। देखिए, रावतपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये प्रयाग गेस्ट हाउस है जिसमें आज सुबह के दिन कुछ ऑफिशियल काम हो रहा था, लेकिन शॉर्ट सर्किट से ये बताया जा रहा है कि शुरुआती तौर पर कि शॉर्ट सर्किट के चलते गेस्ट हाउस का जो ऑफिस है वहां पर आग लगी और आग इतनी बढ़ गई कि उसकी लपटों को साफ देखा जा सकता है। लेकिन क्षेत्रीय लोगों ने तुरंत ही आग को बढ़ते हुए देखा और उसके बाद फायर स्टेशन, जो नियरेस्ट फायर स्टेशन है, वहां पर कॉल किया है और अभी फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन शुरुआती तौर पर यह जरूर बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी और इतनी विकराल हो गई। जी धन्यवाद आपका रतीश। कानपुर से खबर, आग पर काबू पा लिया गया है, ये ताजा अपडेट। अगली खबर आगरा से है। कैबिनेट मंत्री प्रदेश सरकार की बेबी रानी मौर्य के आवास पर लोग पहुंच गए। आवास विकास कलवारी क्षेत्र की जनता ने उनसे गुहार लगाई है क्योंकि ये लोग कॉलोनी में गंदगी से परेशान हैं। लोगों ने बेबी रानी मौर्य को ज्ञापन सौंपा है। समस्या का हल न होने पर इन लोगों ने आंदोलन की चेतावनी दी। नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए आगरा से। नितिन, लोग इतने परेशान हो गए कि कैबिनेट मंत्री के आवास पर पहुंच गए, कोई आश्वासन मिला उन्हें? देखिए, बिल्कुल। कुछ दिन पहले अवधपुरी दोराटा क्षेत्र के लोगों ने तमाम पोस्टर्स लगाए थे। अवधपुरी को नरकपुरी, वायु विहार को बदलू विहार और पंचशील नगर को दुर्गमशील नगर, इस तरह के तमाम पोस्टर लगाए और सवाल खड़े हुए तमाम जनप्रतिनिधियों पर। बेबी रानी मौर्य का ये विधानसभा क्षेत्र का ये इलाका है और ऐसे में इस बड़ी कहा जाए पोस्टरबाजी के बावजूद अभी तक वहाँ नारकीय स्थिति है, नरक जैसी स्थिति है। लगातार बदबू आ रही है, पानी भरा हुआ है, सड़कें नहीं बन रही। इसको लेकर सैकड़ों की तादाद में लोग आज उन्होंने बेबी रानी मौर्य के सरकारी जो उनका जो आवास है आगरा में बालूगंज इलाके में, वहाँ उन्होंने घेराव किया और ये चेतावनी दी है कि अगर इस मामले में जल्द से जल्द वहाँ डेवलपमेंट कार्य नहीं कराए जाएंगे तो पूरी तरह से वहाँ घेराव किया जाएगा। इसको लेकर बेबी रानी मौर्य ने आश्वासन दिया है कि सारी चीजें संज्ञान में है, सारे प्रस्ताव बन चुके हैं और जल्द ही विकास कार्य पूरे कराए जाएंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि कैबिनेट मंत्री की विधानसभा का जो इलाका है वहाँ जगह जगह से देखा जा रहा है कि कभी कहराई का इलाका है, कभी आगरा ग्रामीण के कई सारी ऐसी जगह हैं जहां विकास कार्य न होने की वजह से जनता में आक्रोश है और आए दिन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और उसी क्रम में आज भी तमाम लोग आज बेबी रानी मौर्य के आवास पर पहुंचे और उन्होंने वहां कहीं न कहीं सीधे सीधे अपने जो लोकतंत्र में जो हक मिला हुआ है उसको लेकर एक तरह से कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि के तौर पर, विधायक के तौर पर बेबी रानी मौर्य से ये गुहार लगाई है कि आप जो वादे किए हैं इलेक्शन में उन वादों को निभाइए और इस कहा जाए जो नारकीय स्थिति बनी हुई है, नरक से बदतर स्थिति इलाकों में बनी हुई है, उसको कहीं ना कहीं उससे मुक्ति दिलाई जाए। बहुत शुक्रिया आपका।
अगली खबर बलिया से है। वहां के नगरा थाना इलाके में मुठभेड़ की खबर आ रही है और इस मामले में आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। आरोपी के पैर में गोली लगी है मुठभेड़ के दौरान। निशानदेही के लिए स्पॉट पर ले गई थी पुलिस। शनिवार को एक लड़की बेहोश मिली थी। लड़की के हाथ की नस कटी हुई थी और इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया था। पूछताछ और मौके से सामान बरामद करने के लिए पुलिस उसे ले जा रही थी। स्पॉट पर यानी मौके पर जाते वक्त आरोपी और पुलिस में मुठभेड़ हुई। आरोपी के पैर में गोली लगी। नगरा थाना क्षेत्र बलिया का देखिए आप, मुठभेड़, हिरासत में लिए गए आरोपी से, उसके बाद आरोपी के पैर में गोली लगी। इधर प्रयागराज में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक शुरू हो गई है। 4 दिन तक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की यह बैठक चलेगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत, इसके साथ साथ सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इसका उद्घाटन किया। बैठक में 11 क्षेत्रों और 45 प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल हैं। बैठक में देश भर के 45 प्रांतों के 378 पदाधिकारी जुट रहे हैं। संघ की बैठक में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक की शुरुआत में द्वारिकापीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद और सपा संरक्षक मुलायम सिंह समेत कई महान हस्तियों को श्रद्धांजलि दी गई। 16 से 19 अक्टूबर तक गौहनिया के जयपुरिया स्कूल के वात्सल्य परिसर में यह बैठक हो रही। इसमें जनसंख्या संतुलन, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्र का सम्मान, महिला सहभागिता आदि विषयों पर चर्चा होगी। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज से शुरू हो गई है। ये बैठक प्रयागराज के गोहनिया इलाके के जयपुरिया स्कूल में हो रही है। ये बैठक 4 दिनों तक चलेगी और इस वक्त ये बैठक शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बैठक का उद्घाटन किया है। भारत माता के चित्र पर फूल चढ़ाए हैं और फूल चढ़ाए जाने के बाद जो है वो संघ का जो मंत्र होता है वो मंत्र का पाठ किया गया है और उसके बाद ये बैठक शुरू हो चुकी है। और ये जो बैठक है, बैठक में पूरे देश के जो 45 प्रांत हैं संघ के मद्देनज़र, उस 45 प्रांत के जो है वो 378 जो प्रतिनिधि हैं उन प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। ये बैठक 19 अक्टूबर को ख़त्म होगी और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खासकर संघ का शताब्दी वर्ष शुरू होने वाला है और संघ के शताब्दी वर्ष पर किस तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, क्या रूपरेखा होगी, वो रूपरेखा यहाँ पर तय की जाएगी। इसके साथ साथ आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विजयादशमी के दिन जो भाषण दिया था, उन भाषण में जो बिंदु थे, जो मुद्दे थे, उन बिंदुओं पर, उन मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो बैठक शुरू हो गई है। आज बैठक का पहला सत्र है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस बैठक का उद्घाटन किया है और आपको बता दें कि बैठक में वैसे तो जनसंख्या संतुलन और राष्ट्रवाद, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी है, लेकिन खासकर कहा यह जा रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र एक ज़मीन तैयार करने की भी कोशिश की जाएगी इस बैठक के मद्देनज़र। तो 4 दिनों तक जो संघ परिवार है वो यहाँ पर मंथन कर रहा है, मंथन करेगा और 4 दिनों के मंथन के बाद अंतिम दिन जो सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले हैं वो मीडिया को ब्रीफ करके बताएंगे कि आखिरकार इन जो 4 दिनों तक मंथन हुआ है कुंभ की नगरी में, उसमें क्या कुछ रिजल्ट निकला है, क्या कुछ इसमें पूरा तय किया गया है, रूपरेखा तय की गई है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो संघ की बेहद अहम बैठक शुरू हो गई है। कार्यकारी मंडल की बैठक है, 4 दिनों तक चलेगी संगम नगरी प्रयागराज में और बैठक शुरू हो चुकी है और 4 दिनों के मंथन के बाद पता चलेगा कि आखिर संघ ने क्या रणनीति तैयार की है, क्या कुछ फैसले लिए हैं। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं कांग्रेस नेता और सांसद शशि थरूर। वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं और पीसीसी सदस्यों से मिलकर अपने लिए वोट की अपील करेंगे शशि थरूर। दोपहर 2:30 बजे शशि थरूर पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए हो रहे चुनाव में शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच सीधा मुकाबला है। गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनौती से पार पाने के लिए शशि थरूर एक राज्य का दौरा कर रहे हैं और नए सियासी दांव भी चल रहे हैं और भिन्न तरीकों से जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या दूसरे जरिए हो। आज उत्तर प्रदेश में शशि थरूर जब उत्तर प्रदेश में पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आप देखिए। यूपी दौरे पर हैं और यूपी पीसीसी के डेलीगेट्स का समर्थन हासिल करने का प्रयास उनका। शशि थरूर केरल से
सांसद हैं लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के। और खबर मिल रही है नोएडा के कारोबारी प्रवीण शर्मा की घर वापसी की। जी, अपराधी से चेहरा मिलने की वजह से अबू धाबी में पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था। सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों से प्रवीण शर्मा घर लौटे हैं। अबू धाबी पुलिस ने एक अपराधी से चेहरा मिलने के बाद कारोबारी प्रवीण शर्मा को हिरासत में लिया था और उनकी पत्नी को भारत भेज दिया। इसके बाद से परिवार सहित भारत सरकार की मदद से उन्हें लाने के प्रयास किए जा रहे थे और अब प्रवीण शर्मा अपने घर आ गए। उनका फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। बेहद संतोष और प्रसन्नता का अवसर उनके परिवार के लिए, उनके शुभचिंतकों के लिए। और ये देखिए आप, भारत सरकार के प्रयासों के बाद जब वो वापस लौटे तो भारत माता की जय का उद्घोष भी हुआ। अबू धाबी पुलिस ने मात्र इसलिए उन्हें पकड़ लिया क्योंकि उनका चेहरा किसी अपराधी से मिलता था। भारत सरकार को प्रयास करने पड़े। परिवार ने भारत सरकार से गुहार लगाई, विदेश मंत्री से गुहार लगाई। भारत सरकार ने जो प्रयास किए उसके बाद वो घर वापस लौटे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ का कहर जारी है। बहराइच में भारी बारिश की वजह से 4 तहसीलों में तबाही का मंजर है। नदी के किनारे बसे 190 से ज्यादा गांव पूरे तरीके से जलमग्न हो चुके हैं और साथ साथ किसानों की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। हालांकि प्रशासन युद्ध स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाने में जुटा हुआ है। 2 तस्वीरें, बाढ़ में डूबे गांवों की तस्वीर भी आप देखिए और प्रशासन जो राहत के काम कर रहा है, जो राहत सामग्री पहुंचा रहा है, उसकी तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। यूपी के कई जिलों में ऐसा ही हाल और 190 से ज़्यादा गांव पूरे तरीके से जलमग्न। 4 तहसीलों में, बहराइच में अगर बात करें तो किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद। प्रशासन के प्रयास के वो लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालने में अपना योगदान दे, अपनी भूमिका निभाए। लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने में प्रशासन जुटा हुआ है। उसकी तस्वीरें राहत सामग्री की भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है, लेकिन जो बर्बादी है गांव के भीतर और फसलों की, वो भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बहराइच में ही अकेले 4 तहसीलों में 190 से ज्यादा गांव जलमग्न और बाढ़ की चपेट। तो 2 तस्वीरें हैं, बाढ़ की और राहत सामग्री जो पहुंचाई जा रही है प्रशासन की तरफ, उसकी भी। 190 गांव 4 तहसीलों में अकेले बहराइच में जलमग्न। आगे बढ़ते हैं। एशियन यूथ चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। 3000 मीटर दौड़ में सुनीता ने सिल्वर मेडल जीता है। सुनीता कौशाम्बी के मझनपुर तहसील की बधवा राजबर की रहने वाली है। सुनीता की शानदार जीत पर देश में खुशी की लहर है और आपको बताएं कि सुनीता यूथ KPL की सदस्य भी हैं। एशियन यूथ चैंपियनशिप कुवैत में हो रही है। इसमें भारतीय खिलाड़ियों का जीत का परचम भारतीय खिलाड़ियों को लहराते हुए देखा जा रहा है। ये सुनीता की जीत जब हुई उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। कौशाम्बी की रहने वाली हैं। 3000 मीटर जीत इन्होंने जीती और देश के सबसे मशहूर जादूगर रहे OP शर्मा अब हमारे बीच में नहीं है। लंबे समय से वो बीमारी की चपेट में थे। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद कानपुर की शान OP शर्मा का निधन लोगों के लिए बहुत दुख भरी खबर है। उन्होंने अपने जादू से देश और दुनिया में कानपुर का नाम रोशन किया था। देश के साथ साथ दुनिया में 200 से ज्यादा स्टेजेस पर अपने जादू का कमाल वो दिखा चुके थे। कानपुर के गोविंदनगर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से चुनाव भी लड़े थे। OP शर्मा 76 साल की उम्र में बीमारी से लड़ाई हार गए आखिरकार। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला ABP गंगा पर आगे भी जारी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।